हेलो डियर जेई एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डिवाइन जेई। प्यारे बच्चों, अगर आप जेई मेन अप्रैल अटेम्प्ट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जेई मेन 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए सारे क्वेश्चन, वो भी चैप्टर वाइज। और आज का हमारा चैप्टर है प्यारे बच्चों लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि जनवरी अटेम्प्ट 2026 में जितने भी क्वेश्चन लिक्विड सॉल्यूशन से आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई, देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है ए सब्सटेंस एक्स जिसका मास दिया है 1.5 ग्राम डिजोल्ड इन 150 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट वाई, मोलर मास इतना दिया है, लेड टू एन एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट बाई 0.5 केल्विन। देखिए सबसे पहली चीज तो इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया है, यानी प्यारे बच्चों डेल्टा टीबी विच इज आई के बी इंटू एम, ये वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 0.5 केल्विन दे रखी है। ठीक है, दूसरी चीज बोलता है द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट वाई इज इतना। ठीक है, आर एल बी पी आपसे बेसिकली पूछा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नोट, यही तो हुआ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। मेरी बात समझ में आई? तो आपको बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही तो आपसे पूछा है, यानी कि मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है सोल्यूट का। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा, ये निकालूंगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोलवेंट, ऐसे करूंगा तो RLDP की वैल्यू आ जाएगी। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकाले जाएं, देखो 1.5 ग्राम है, 150 ग्राम सोलवेंट में डिजोल है, सोलवेंट का मोलर मास दे रखा है, तो मोल्स ऑफ सोलवेंट तो यहाँ से आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोलवेंट तो यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया 150 ग्राम जो है सोलवेंट है डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना है 300, तो ये आ गया 1/2 यानी कि 0.5, हाफ के बराबर आ गया। नाउ हाउ डू आई कैलकुलेट मोल्स ऑफ सोल्यूट, कैसे कैलकुलेट करूंगा, वो यहां से कैलकुलेट करूंगा। देखिए कैसे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। मुझे बताओ आई के बारे में अपने को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, आई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो आई एक बार 1 मान लो। ठीक है, आई 1 मान लिया मैंने। के बी की वैल्यू दे रखी है क्या आपको, के बी की वैल्यू दे रखी है 5 किलो केजी पर मोल, ये हो गया 5 केल्विन केजी पर मोल, सॉरी 5 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, आई के बी इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी कैसे निकालूंगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 150 ग्राम दिया है, इसको केजी में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइडेड बाई 1000 कर लूंगा, तो यहाँ से मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे, यहाँ से मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, ये देखो 0.5 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया जाए, और ये 5 भी इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये अगर आ जाएगा तो मुझे बताइए इस 5 से ये हट गया। ठीक है, ये 0.1 बचा, तो ये 15 डिवाइडेड बाई 1000 यानी 0.015 मोल आई, 0.015 मोल आई किसके, सोल्यूट के है। तो यहाँ से RLVP की वैल्यू, RLVP की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इट विल बी मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी 0.015 डिवाइडेड बाई 0.015 प्लस 0.5, ऐसा आ जाएगा। इट विल बी 0.015 डिवाइडेड बाई 0.515। ठीक है जी, सोल्व कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा,
ये हटा दूँ 3 जीरो आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5 1 5। 5 से हट रहा है, 5 से 3 बार हटा, 5 से ये कितनी बार हटा, 103 बार हटा। जरा डिवाइड करिए, 3 डिवाइडेड बाई 103 करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 103 करेंगे तो क्या आंसर आएगा। देखिए कैलकुलेशन मैं कैलसी से कर रहा हूँ, यह आएगा 0.029, 0.0291 ये आ जाएगा। और इसने बोला है इट इज समथिंग इंटू 10 रेज टू द पावर -2, तो इसको 2.91 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 लिख दिया जाए, 2.91 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 लिख दिया जाए, तो ये समथिंग जो है, ये समथिंग कितना आ जाएगा 2.91, यानी कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। पिछले लेक्चर में बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला है कि सर आप जब पीवाई को सोल्व कराएं तो सोल्व करके हट जाइए, रिवीजन पर्पज से हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सजेशन जो है आप बिल्कुल दे सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। कई बार आप क्या सोच रहे हैं हमें मालूम नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए लिविंग सेल इज 12 atm एट 300 केल्विन। ठीक है जी, द स्ट्रेंथ ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन दैट इज आइसोटोनिक विद द लिविंग सेल। आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक है यानी कि पाई 1 बराबर पाई 2 कर दिया जाए, यानी कि ये सोडियम क्लोराइड वाला जो जो सॉल्यूशन है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कितना है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी 12 atm ही है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी 12 atm ही है। नाउ देखिए दैट इज आइसोटोनिक विद द लिविंग सेल एट दिस टेम्परेचर इज, अब इसकी स्ट्रेंथ बतानी है किसकी, NaCl वाले सॉल्यूशन की। तो देखो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू होता है ICRT। प्यारे बच्चों 12 atm इज इक्वल टू NaCl, NaCl पानी में टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में, यानी कि एक NaCl कितने पार्टिकल्स बनाएगा, 2 बनाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, तो I कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कंसंट्रेशन को ऐसे लिख दिया जाए मोल ऑफ NaCl डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो होगा कंसंट्रेशन, इनटू R की वैल्यू। इसने बोला है कि R की वैल्यू आप 0.08 लीजिए, R की वैल्यू 0.08 लीजिए, इनटू टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे यानी कि 300 केल्विन पे ही ये सारी बातें हो रही है, इनटू 300 ऐसा कर देंगे। पहले बच्चों इससे आपको मोल पर लीटर ये कंसंट्रेशन मिली है, लेकिन आपको तो स्ट्रेंथ चाहिए, और स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है ग्राम पर लीटर, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो देखो ये 12 से 2 बार हट गया तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाई 0.08 इंटू 300, ये किसके बराबर आया, ये आया मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये तो मोलैरिटी हुई। अगर आपको स्ट्रेंथ पूछी है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि मोल को मास में कन्वर्ट कर दूं, मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और मोलर मास किसका प्यारे बच्चों, NaCl का। तो देखो Na का मोलर मास 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, दोनों को ऐड करोगे तो 58.5 आ जाएगा। तो 58.5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में कैसे निकालूंगा, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में कैसे निकालूंगा, इट इज 6 डिवाइडेड बाई 0.08 इंटू 300, ये तो थी कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, इनटू मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 58.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब देखो ये कितना हो गया, 8 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया, 8 3 जा 24, तो 6 4 जा 24 हो गया, 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, बच गया कितना 1, ठीक है, 4 4 जा 16, बच गया कितना 2, और 6 4 जा 24, बच गया 1, 14.62 आ जाएगा। ठीक है, क्या बोलता है कितनी स्ट्रेंथ, कितनी 14.62, स्ट्रेंथ कितनी, स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में कितनी 14.62, स्ट्रेंथ कितनी 14.62, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्ट्रेंथ कितनी आई, स्ट्रेंथ आई
14.62। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, which one of the following graph accurately represents the plot of partial pressure of CS2 versus its mole fraction in a mixture of acetone and CS2। पहले बच्चों एसीटोन के बारे में आपको पता है, दिस इज एसीटोन, दिस इज एसीटोन। ये कैसा है, ये पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। CS2 कैसा है, नॉन पोलर है। CS2 कैसा है, नॉन पोलर है। तो एसीटोन और एसीटोन के बीच में जो है वो पोलर पोलर मतलब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लग रहा था। CS2 के बीच में तो सिंपल वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। नाउ अगर इन दोनों को मिक्स किया जाए तो बॉन्डिंग पैटर्न चेंज हो गया, और इसका जो है इसका जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है वो भी इंटरप्ट हो गया। तो अब यहाँ से इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें बॉन्डिंग पैटर्न उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना एसीटोन एसीटोन का हुआ करता था। CS2 का तो खैर पहले से ही वीक था, तो पहले बच्चों बॉन्डिंग पैटर्न उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बॉन्डिंग पैटर्न वीक हो गया तो वेपर बनाना आसान हो गया। वेपर बनाना आसान हो गया तो पहली चीज तो आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं ही होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा कि नेगेटिव डेविएशन वाला होगा। तो मुझे बताइए, अब तो वेपर्स क्रिएट करना और आसान हो गया, तो वेपर प्रेशर जो है वो जितना आना चाहिए था उससे ज्यादा आएगा, यानी कि ये पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन बन चुका है, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब हमें ग्राफ में जो देखना है वो ये है कि देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ CS2 वर्सेस इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CS2 वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ CS2 हमें देखना है। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CS2 वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ CS2। पहले बच्चों पॉजिटिव डेविएशन आना चाहिए। ये देखो ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये रिप्रेजेंट करती है आइडियल सॉल्यूशन को, और इससे कम प्रेशर है तो पहले बच्चों ये तो नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन को। यहाँ पे अगेन देखो ये देखिए ये नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी किसको देखिए, ये भी नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी किसको, नेगेटिव डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो फोर्थ ग्राफ है वो भाई साहब ने उल्टा बना दिया, वो भाई साहब ने क्या कर दिया, उल्टा बना दिया। तो बेसिकली ग्राफ ऐसा आएगा, देखो मैं आपको बना के बता देता हूँ। ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है। इस तरफ मैं एसीटोन लूँ, ठीक है, इस तरफ अगर एसीटोन लूँ, इस तरफ एसीटोन लिया जाए और इस तरफ CS2 लिया जाए, ये देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ CS2 है, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ CS2, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CS2। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ CS2 जीरो है, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो राउल्ट के हिसाब से ऐसा आना चाहिए था, बट नाउ इट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो ग्राफ जो है इससे ऊपर कहीं ऐसा आएगा। तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला ग्राफ था वो था, लेकिन ये एक्चुअल में मिरर इमेज बना दी इन्होंने एडिट करते टाइम पे, तो ये आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो आप। पॉजिटिव डेविएशन दिखाना है हमें CS2 के साथ में, ठीक है, CS2 के साथ में पॉजिटिव डेविएशन दिखाना है, CS2 के साथ में पॉजिटिव डेविएशन दिखाना है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस, बोलता है 2.2 ग्राम ग्लूकोज इन इतने ml सॉल्यूशन, दिस द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज सॉल्यूशन। सबसे पहले मुझे बताइए कि बॉइलिंग पॉइंट का आपको ऑर्डर पूछा है। प्यारे बच्चों ये देखिए डेल्टा टीबी क्या होता है, IKB इंटू एम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाता है। मुझे बताओ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट फिर कम होगा, तो TB माइनस टी नोट बी जो है वो IKB इंटू एम आ जाएगा। आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, यानी कि आपको TB का ऑर्डर पूछा है, तो इट विल बी टी नोट बी प्लस IKB इंटू एम, IKB इंटू एम। ये बात समझ में आई आपको। पहली चीज तो ये कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो TB है, टी नोट भी तो सभी के लिए कांस्टेंट ही है, टी नोट भी सभी के लिए कांस्टेंट है, के भी सभी के लिए कांस्टेंट है। देखो आपको बोला नहीं है कौन से सॉल्वेंट में, तो मैं पानी एज्यूम कर लूंगा, तो यहाँ से केबी की वैल्यू सभी के लिए सेम आ जाएगी, टी नोट भी सभी के लिए सेम है। तो जिसके लिए I इंटू मोलैलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए
बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ये सिंपल सी चीज़ है। अब देखो इन चारों सॉल्यूशंस में I इंटू मोलैलिटी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? मोलैलिटी होता क्या है जी? मोलैलिटी ये देखिए, मैं 1 बाय 1 सारे सोल्व करता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, मोलैलिटी क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, यही होता है मोलैलिटी। जरा देखिए, सबसे पहली चीज तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, देखो 2.2 ग्राम सुक्रोज है, तो 2.2 डिवाइडेड बाई, सॉरी ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है, तो आगे मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सोलवेंट। अब देखो मेरे को 150 ml का सोल्यूशन दिया है, तो इसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 मान लूं मैं, तो 150 ml सोल्यूशन यानी 150 ग्राम सोल्यूशन है। 150 ग्राम सोल्यूशन है, इसमें 2.2 ग्राम तो ग्लूकोज ही है, आई एम सॉरी 125 ग्राम सॉल्यूशन है, इसमें से 2.2 ग्राम तो ग्लूकोज ही है, तो ये 122.8 ग्राम 122.8 ग्राम सोलवेंट है। तो इसको करीब करीब मैं एक बार 122 ग्राम लिख ले लूँ। 122 ये ग्राम है, किलोग्राम में बदलूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा वो ऊपर चला जाएगा। तो ये तो आई है प्यारे बच्चों मोलैलिटी, ये तो आई है मोलैलिटी इनटू नौ आई की वैल्यू कैसे लिखेंगे? ग्लूकोज जो है वो तो सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होता, ना ही एसोसिएट होता है, तो उसके लिए आई की वैल्यू वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 ही आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसको जरा सोल्व करिए। इसको सोल्व देखो मैं कैलसी से कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो 2.2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 180 डिवाइडेड बाई 122, तो आ जाएगा 0.1। ये आ जाएगा 0.1 इंटू 1, 0.1 इंटू 1, तो ये तो 0.1 आया, यानी आई इंटू एम की वैल्यू 0.1 आई। देख लेंगे ये कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 बोलता है 1.9 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड ये होता है CaCl2, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 1 का 35.5 होता है, 2 का कितना हो जाएगा? 71। 71 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 70 प्लस 71 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 111 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1.9 ग्राम है, तो मोल निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाई 111 करोगे तो आ जाएंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सोलवेंट। 250 ml सोल्यूशन है, 1 ग्राम पर लीटर अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml डेंसिटी मानूंगा तो 250 ml हो जाएगा, ठीक है। करीब करीब 250 ग्राम ही हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा बट इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है। डिवाइडेड बाई 1000 कर दूंगा केजी में अगर मुझे चाहिए तो, इनटू इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी? आई की वैल्यू देखो, कैल्शियम 2 प्लस और 2 Cl माइनस में टूटेगा, यानी ये तो 3 पार्टिकल्स फॉर्म करेगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। इसको जरा सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व कैसे करेंगे? 1.9 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 111 डिवाइडेड बाई 250, तो आ जाएगा 0.68। 0.68 इंटू 3 इंटू 3 और कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, आई एम सॉरी, ये आया था 0.068, ठीक है। 0.068 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 0.205। तो अभी के लिए तो सेकंड वाला फर्स्ट वाले से ज्यादा आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नंबर 3। नंबर 3 क्या बोलता है? 20.5 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होगा? Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। मुझे बताइए 20.5 ग्राम है, 20.5 ग्राम, तो मोल कैसे निकालूं? डिवाइडेड बाई मोलर मास कर दिया जाए। मोलर मास एल्यूमिनियम का 27 होता है, 2 एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा? 54। SO4 का कितना होता है? 96 होता है, तो 96 3 जाए, एक बार 300 मान लूं, 354, 354 में से 4 दिए 12 घटा दिए, ठीक है। तो 354 में से 12 घटाए तो 342 आ गए, 342, ठीक है। ये आ गए मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 750 ml सोल्यूशन है, 1 ग्राम पर ml इसकी अगर डेंसिटी मानूं तो 750 ग्राम हो जाएगा, किलो में बदलूंगा तो 1000 से डिवाइड करूंगा वो ऊपर आ जाएगा। तो ये तो आ गई इसकी मोलैलिटी इनटू आई की वैल्यू, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू देखो,
ये डिसोसिएट कैसे होगा, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 देगा और 3 SO4 माइनस देगा, तो 3 और 2 5, 5 पार्टिकल्स क्रिएट करेगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसको जरा सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 20.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 342 डिवाइडेड बाई 750, ये आ गया प्यारे बच्चों 0.0799 इंटू आई की वैल्यू 5 है, तो इसको 5 से भी अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा करीब करीब 0.4, कितना आ जाएगा 0.399 आया है, जिसको 0.4 हम लिख सकते हैं। नंबर 4 में देखिए सर, एक क्वेश्चन इतने ही लेंदी होने वाले हैं भाई, जैसे जेईई मेन का पैटर्न है, बहुत ही कैलकुलेटिव चीजें पूछ रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए तो ये 2000 जो ये वाला जनवरी टाइम आपने दिया है 2026 का, ठीक है, तो इसमें एक बार इन्होंने नोटिफिकेशन में बोला कि कैलकुलेटर जो है वो आपको वहाँ पे अलाउड है, उसके बाद में नोटिफिकेशन को चेंज किया, तो ऐसे क्वेश्चंस में तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है। अब कैलकुलेटर की जरूरत अगर नहीं भी पड़े, ठीक है, तो भी आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए। फिजिकल के तो हर क्वेश्चन में इतनी लेंथी कैलकुलेशन है, तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सभी के लिए है। देखो इस कैलकुलेशन की जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, मैं खुद कर सकता हूँ, बट सिंस आई एम सॉल्विंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो यहाँ पे फिर कैलकुलेशन मिस्टेक का अपने पास स्कोप है नहीं, ठीक है। बाकी अदरवाइज खुद से जब सोल्व करोगे तो ऐसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लोगे बट कर लोगे, ठीक है। फोर्थ बोलता है एल्यूमिनियम सल्फेट, अरे भाई ये फोर्थ था, ऊपर वाला ये एल्यूमिनियम सल्फेट वाला फोर्थ था, ये जो है यूरिया वाला ये नंबर 3 है, यूरिया वाला नंबर 3 है। क्या बोलता है, 9 ग्राम यूरिया इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। 9 ग्राम यूरिया, तो मोल कैसे निकालू, यूरिया का मोलर मास होता है 60, आगे मोल डिवाइडेड बाई, बोलता है 500 ml ऑफ सोल्यूशन, तो 500 ml सोल्यूशन यानी 500 ग्राम मान लू क्या, 500 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 करूंगा तो करीब करीब इतना ही आ जाएगा, ठीक है। मैं देखो 500 में से मुझे आइडियली 9 ग्राम घटाना चाहिए, ठीक है, तभी तो सोलवेंट का मास आएगा, लेकिन इतना चलता है, इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है। अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यूरिया तो टूटता नहीं है, डिसोसिएट ही नहीं होता, ठीक है, तो ये देखो कितना आ जाएगा, 500 इंटू 2 करोगे, ठीक है, 9 2 18, ठीक है, 18 डिवाइडेड बाई 60, तो 6 से उड़ा सकते हो, 6 3 18 और 10 6 60, 0.6 आ गया, 0.6 इंटू 1, तो ये भी 0.6 ही आ गया, 0.6 इंटू 1, देखो तो 500 इंटू 1000 था, ये 2 आ गया, 9 2 18, 18 6 से उड़ाया तो 6 3 18, ये 10, 0.3 इंटू 1, 0.3, हेलो 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 हेलो, 18/60, 3 से उड़ाओ या 6 से उड़ाओ, 6 से उड़ाया तो ऊपर 3 आया, नीचे 10 आया, 0.3 इंटू 1, तो 0.3 ही आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा तो कौन सा है, एल्यूमिनियम सल्फेट वाला, यानी फोर्थ सबसे ज्यादा है। यहाँ पे देखो इसको, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम सल्फेट वाला यानी फोर्थ, उसके बाद ये 0.3 यानी उसके बाद नंबर 3, उसके बाद प्यारे बच्चों सेकंड वाला, और उसके बाद फर्स्ट वाला, तो 4 3 सेकंड वन, 4 3 सेकंड वन कौन सा दिख रहा है मुझे, ऑप्शन बी में दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4 3 सेकंड वन ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, 298 केल्विन द मोल परसेंटेज ऑफ N2 इन एयर इज 80%, ठीक है, what is the equilibrium with air at a pressure of 10 atm, what is the mole fraction of N2 in water at 298 Kelvin, ठीक है, केएस दिया हुआ है N2 का। पहले बच्चों हेनरीज लॉ का क्वेश्चन दिख रहा है क्या, मुझे बताओ, हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ N2 के, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 जो है इट इज सम कांस्टेंट K इनटू प्रेशर ऑफ N2। अब इसको इस तरफ लाते हैं तब KH बनता है, तो प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू 1/K इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 हो जाएगा, और ये जो 1/K है इसी को तो मैं KH लिखता हूँ, हेनरीज कांस्टेंट, तो प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, ये हो गया हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज लॉ का
ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब बोलता है प्रेशर ऑफ N2, प्रेशर ऑफ N2। मुझे बताओ कि एयर जो है ना 10 एटीएम प्रेशर पे है, 10 एटीएम प्रेशर पे है, इसमें N2 का मोल परसेंट 80% है, तो जितना परसेंटेज मोल होगा उतना परसेंटेज ही जो प्रेशर क्रिएट करेगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है। तो प्रेशर ऑफ N2 यहाँ से आप कितना बोल सकते हो, प्रेशर ऑफ N2 इज 80% ऑफ 10 एटीएम, दैट इज 8 एटीएम हो जाएगा। ये आ गया प्रेशर ऑफ N2। केएच की वैल्यू आपको दे रखी है N2 के लिए, केएच की वैल्यू कितनी दे रखी है, केएच की वैल्यू दे रखी है 6.5 इंटू 10⁻⁷ mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg। और आपसे पूछा है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, x ऑफ N2 आपसे पूछा है। तो पहले बच्चों x ऑफ N2 विल बी व्हाट, प्रेशर ऑफ N2 कितना 8 atm, ठीक है, डिवाइडेड बाई केएच, केएच की वैल्यू कितनी 6.5 इंटू 10⁻⁷, लेकिन ये mm ऑफ Hg में है, ये एटीएम में है, ठीक है। तो या तो आप mm ऑफ Hg को एटीएम में बदलो, या फिर एटीएम को mm ऑफ Hg में बदलो। तो इसको 760 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो प्यारे बच्चों ये mm ऑफ Hg में ही आ जाएगा, प्रेशर ऑफ N2 भी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये भी किस में आया mm ऑफ Hg में, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कैसे निकालोगे, देखो मैं सोल्व कर देता हूँ इसको, सोल्व कर दीजिए। 8 इंटू 760 डिवाइडेड बाई 6.5, इट विल बी 935, इट विल बी 935 इंटू 10⁻⁷, ये ऊपर गया -7 हो गया। आपको ऐसा कुछ दिया है कि 9.35 की फॉर्म में बनाना है, इट विल बी 9.35 इंटू 10⁻⁻5, क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है प्यारे बच्चों, ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है, ऐसा दिया है अपने को ऑप्शन नंबर 4 में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ऐसा दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। ये समझ में आया ना, प्रेशर ऑफ N2 8 atm कैसे लिखा, बिकॉज इट वाज 80%, 80% ऑफ 10 atm, दैट इज 8 atm, ठीक है, प्रेशर ऑफ N2, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, टू लिक्विड्स A एंड B फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट टेम्परेचर T, एट T केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B आर इतना एंड इतना। यानी दो लिक्विड है प्यारे बच्चों, दो लिक्विड है A और B, ठीक है, दो लिक्विड है A और B, एक A दूसरा B है। बोलता है इनका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर यानी P नोट A, P नोट A जो है वो कितना दिया है 55 दिया हुआ है। इसका प्योर फेज में यानी P नोट B कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 15 यूनिट्स पे। एक बार हम नहीं जा रहे, ठीक है, यूनिट्स छोड़ो एक बार, ठीक है, वैल्यूज पे आओ। फिर बोलता है व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन सॉल्यूशन ऑफ A एंड B, यानी सॉल्यूशन जो A और B का है इसमें A का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, यानी XA जो है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, फिर द वेपर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 0.8। पहले बच्चों यहाँ पे इस सॉल्यूशन के ऊपर ही तो वेपर है, इस सॉल्यूशन के ऊपर ही तो वेपर होगी, और इस वेपर में A का मोल फ्रैक्शन यानी YA कितना दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है। तो आपको x से पूछा है, तो यार बहुत ही सिंपल तरीका है, कैसे कि यहाँ से आप A का वेपर प्रेशर निकालो राउल्ट्स लॉ से, और उसके बाद में A का प्रेशर निकाल दो डाल्टन्स लॉ से। कैसे निकालोगे, प्रेशर ऑफ A राउल्ट्स लॉ से क्या होता है, प्रेशर ऑफ A होता है P नोट A इंटू XA, और डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर करोगे तो प्रेशर ऑफ A क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर यानी YA इंटू P टोटल, इट इज A इज गुड एज YA इंटू P टोटल, यही तो हुआ। तो देखिए यहाँ से देखिए YA इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा P नोट A एक्स से, P नोट A एक्स ए डिवाइडेड बाई P टोटल कितना हो जाएगा, P टोटल होता है P नोट A एक्स ए प्लस P नोट B एक्स बी, ऐसा हो जाएगा P नोट एक्स ए प्लस P नोट B एक्स बी। YA की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको प्यारे बच्चों 0.8 दे रखी है, इट इज एज गुड एज P नोट A कितना दिया हुआ है 55 इंटू एक्स से, तो आपसे पूछा ही है प्यारे बच्चों, डिवाइडेड बाई P नोट A की वैल्यू 55 दे रखी है, एक्स ए तो आपसे पूछा ही है प्यारे बच्चों, प्लस P नोट B की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, एक्स बी की जगह में 1 माइनस एक्स से रख दूं, एक्स बी की जगह पे 1 माइनस एक्स से यहाँ पे रख दिया जाए। तो देखिए
मुझे बताएं कि ये कितना हो गया, इस तरफ मल्टीप्लाई होगा सारा कुछ, एक बार रहने दो। 0.8 इज इक्वल टू 55XA डिवाइडेड बाई, ठीक है, या तो लिख लो इसको भी, 55XA इज इक्वल टू, ये 55 इंटू 0.8 यानी 80% ऑफ 55, ठीक है। 11 पंजे 55, 11 चौका 44, 44XA लेफ्ट में गया तो आया 44XA। ये देखो 15 मल्टीप्लाई होगा 8 से यानी 15 का 80%, ठीक है। 3 पंजे 15, 4 तिये 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 15x से इंटू 0.8, 15x से इंटू 0.8 अगेन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस 12 इंटू XA, इट इज इक्वल टू 55 इंटू XA, ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू 55 इंटू XA। देखिए पहले बच्चों ये 44 उस तरफ जाएगा, कितना बच जाएगा, 44 जाएगा तो 11 बच जाएगा, और 11 और 12 उस तरफ चला जाएगा तो 11 2 22 और 23 हो जाएगा। तो XA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, XA की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 23। अगर प्यारे बच्चों ये 24 होता तो 0.5 होता, तो 24 से थोड़ा कम है यानी 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, तो 0.52 ऐसा कुछ 0.53 के आसपास का मेरा आंसर यहाँ से बन जाएगा। क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन वाले फेज में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आएगा 0.52 आएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है टी केल्विन पे 100 ग्राम ऑफ 98% H2SO4 W by W aqueous solution is mixed with 100 ग्राम ऑफ 49% H2SO4 aqueous solution, what is the mole fraction of H2SO4 in the result? अरे भाई ये भी कोई बात हुई क्या, ये देखो 98% H2SO4 का मतलब क्या हुआ, 98% W by W H2SO4 का मतलब क्या हुआ, का मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इसमें 98 ग्राम तो H2SO4 है, 98 ग्राम H2SO4 है, और इसमें 2 ग्राम H2O है, यही तो मतलब हुआ। फिर बोलता है इसको मिक्स किया है 100 ग्राम और 49% H2SO4, 49% W by W H2SO4 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि 100 ग्राम में 100 ग्राम में 49 ग्राम H2SO4 है, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन पूरा है, 100 ग्राम सॉल्यूशन पूरा है, उसमें 49 ग्राम तो प्यारे बच्चों क्या है H2SO4 है, और जो बच गया, बच कितना गया 51 ग्राम, ये क्या है H2O है। इन दोनों को मिक्स किया है, ठीक है जी। What is the mole fraction of H2SO4 in the resultant solution? भाई इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो मोल फ्रैक्शन बताना है H2SO4 के, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो H2SO4 के यहाँ से मोल निकालो, देखिए ऊपर H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98 ही होता है, तो यहाँ पे 98 ग्राम H2SO4 है, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ H2SO4 ऊपर वाले सॉल्यूशन में कितने आ जाएंगे 98 डिवाइडेड बाई 98 दैट इज 1 मोल। यहाँ पे 49 ग्राम है तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितने आ जाएंगे प्यारे बच्चों 49 डिवाइडेड बाई कितना 98 यानी 0.5, ये 1 प्लस 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 लिखना चाह रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 क्या होंगे मोल्स ऑफ H2SO4 दैट इज 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई टोटल मोल, टोटल मोल। देखो 1 प्लस 0.5 तो इसके यानी 1.5 तो H2SO4 के, ये अब बचा कौन H2, H2 का मोल निकाल लो। H2 के मोल कैसे निकालोगे, 51 ग्राम ये है, 2 ग्राम ये है, तो टोटल कितना हो गया 53 ग्राम H2 हो गया। 53 ग्राम H2O के मोल कैसे निकालोगे, मोल ऑफ 53 ग्राम H2O, H2O, H2O 53 डिवाइडेड बाई H2 का मोलर मास 18, 18 2 36, 18 3 54, करीब करीब 3 आ गया क्या, अप्रोक्सीमेटली 3, ऑप्शन दूर दूर है तो कोई लोड नहीं है, ठीक है। मोल्स ऑफ H2 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 विल बी व्हाट, ये कितना आ गया 1.5 डिवाइडेड बाई 3 और ये 4.5, ठीक है, 15 3 45, 1/3 यानी 0.3, 0.3 के आसपास आ जाएगा, 0.3 के आसपास यही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन का भी स्कोप है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है।
ऐसे सवाल, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता कंसीडर ए सॉल्यूशन ऑफ CO2 डिसॉल्व्ड इन वाटर इन ए क्लोज्ड कंटेनर। ठीक है, CO2 वाटर में डिसॉल्व इन ए क्लोज्ड कंटेनर, which one of the following plots correctly represent variation of log partial pressure of CO2 in vapor phase above water। ठीक है, पहले बच्चों ये सवाल आपको देखते ही मालूम चल गया होगा कि हेनरीज लॉ का सवाल है। हेनरीज लॉ का सवाल है ना, हेनरीज लॉ का सवाल है, हेनरीज लॉ का सवाल है। देखो ये है भैया एक सॉल्यूशन, अरे भैया 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 मेरे भैया, हेनरीज लॉ, यहाँ पे वाटर है जी, ये वाटर है जी, वाटर, यहाँ पे CO2 गैस है जी। तो CO2 गैस वाटर में कितनी घुलती है, यही तो पूछना चाह रहे हैं। पहले बच्चों मान लीजिए कि CO2 का मोल फ्रैक्शन जो है ना, वाटर में घुली हुई CO2 का मोल फ्रैक्शन लेट से x है, तो x ऑफ CO2 कितनी ज्यादा घुलेगी, जितना यहाँ पे CO2 प्रेशर क्रिएट करेगी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, तो x ऑफ CO2 इज होता है सम कांस्टेंट k इनटू प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, देखो प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट 1 बाई के इंटू एक्स ऑफ CO2, और ये जो 1 बाई के है इसी को तो हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। तो प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट यानी KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। आपसे क्या पूछा है प्यारे बच्चों, आपसे पूछा है कि एक प्लॉट बनाइए, ग्राफ बनाइए, वेरिएशन ऑफ लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यानी यहीं से काम नहीं चलेगा, लोग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लोग ले लीजिए, लोग ऑफ प्रेशर ऑफ CO2, तो इधर भी लोग जाएगा, इट इज लोग ऑफ KH प्लस लोग ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, ऐसा चला जाएगा। ठीक है, इन वेपर फेज ऑफ वाटर बाय एक्सिस विद मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2, लोग है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का, यानी कि इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है आपको, समझ में आई बात। ये बोलता है लोग ऑफ प्रेशर ऑफ CO2 इसके बीच में, यानी ये y मान लो, और लोग ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इसके बीच में, इसको आप x मान लो, तो y इज इक्वल टू x प्लस सी, ऐसा है क्या। तो पहले बच्चों स्ट्रेट लाइन बनेगी विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड स्लोप भी पॉजिटिव, ऐसा बनेगा। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड वाला ऑप्शन है। अच्छा अगर लोग नहीं होता, सिंपल पूछता प्रेशर ऑफ CO2 और एक्स CO2 में, तो यहाँ से ये ओरिजिन से पास होते तब ये वाला होता। अब जैसे ही लोग लिया ना, तो ये लोग KH अलग से आ गया, तो ये इंटरसेप्ट बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, है ना। और ये हेनरीज लॉ आप ऐसा मत समझिए कि हमें एक्सप्रेशन याद नहीं है, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फंडा भी क्लियर हो जाए कि भैया कितने CO2 यहाँ पे इस वाटर में डिजोल्व होगी, उसका मोल फ्रैक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना प्रेशर वो एग्जर्ट कर रही है ऑन वाटर सरफेस। ठीक है, तो यहाँ से कोई कांस्टेंट क्या आएगा, लेकिन इसको हेनरीज कांस्टेंट नहीं बोलते। हेनरीज कांस्टेंट उसको बोलते हैं जो अगर मोल फ्रिक्शन के साथ में जो लगा होता है ना, उसको हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। भाई हेनरीज लॉ और राउल्स लॉ दोनों एक ही तो है, अलग अलग थोड़ी है। तो प्रेशर ऑफ CO2 जो है भाई, अपन ने राउल्स लॉ में क्या देखा, PA इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, तो ये पी नोट ए जो है वही तो क्या है, उसी की जगह तो हेनरीज कांस्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, है ना, उसी की जगह तो क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन और द रेंज फॉर विच द सॉल्यूशन इज आइडियली डाइल्यूट। बोलता है डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है मतलब डाइल्यूट ही रहे सॉल्यूशन को, आप ऐसे मान लो कि कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत बढ़ा भी दी, स्टिल वी कॉल इट डाइल्यूट की ओवरऑल तो सोल्यूट बहुत कम ही है विद रिस्पेक्ट टू सोलवेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, तो बोलता है हेनरीज लॉ कांस्टेंट है ना वो सेम रहेगा। तो पहले बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हेनरीज लॉ हम लगाते हैं, तो मुझे बताइए कि केएच बदलेगा थोड़ी, केएच बदलेगा थोड़ी, नहीं बदलेगा। ठीक है, फिर बोलता है केएच डज नॉट डिफर फॉर द सेम सोल्यूट इन डिफरेंट सोलवेंट। पहले बच्चों अगर सेम सोल्यूट, अभी जैसे यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन में दिया है क्या क्या क्या, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं जहाँ पे आपको हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ था, KH फॉर N2 इज इतना। भैया जो गैस होती है ना उसके लिए हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ होता है। ठीक है, अब वो N2 कौन से सोल्यूट में घुल रही है ना, N2 कौन से सोलवेंट में घुल रही है, उसके हिसाब से वो वेरी करेगा, ऐसा नहीं कि N2 के लिए फिक्स हो गया। समझ गए हो तुम मेरी बात। जैसे यहाँ पे इसने क्या बोला है,
बोलता है KH जो है ना वो सेम सोल्यूट के लिए डिफरेंट सोलवेंट में वेरी नहीं करेगा, जबकि करेगा भाई, क्योंकि जैसे CO2 है, CO2 वाटर में घुल रही है, वो एक अलग फंडा है। अगर उसको बेंजीन में घुलाना है तो उसका घुलने का मात्रा अलग होगा ना, ठीक है, घुलने का क्वांटिटी अलग होगा, तो KH का वैल्यू उस हिसाब से वेरी करेगा। तो KH जो आता है वो सोल्यूट के लिए तो आता है, बात तो सत्य है, लेकिन उसके साथ में ये भी है कि सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सोलवेंट का बॉन्डिंग पैटर्न कैसा है, उन दोनों में आपस में घुलने का टेंडेंसी कैसा है, उसके हिसाब से KH आता है। तो अगर आप एक सोल्यूट लेके अलग अलग सोलवेंट लोगे तो उस सोल्यूट का तो अलग अलग सोलवेंट में घुलने का टेंडेंसी अलग अलग होगा, तो हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग आना चाहिए। बोलता KH डज नॉट डिफर फॉर द सेम सोल्यूट इन डिफरेंट सोलवेंट, ये बात तो गलत है भाई, डिफर करता है। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है, तो 1 इज ट्रू और सेकंड 1 इज फॉल्स, यानी कि अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई क्या? हेनरीज कांस्टेंट जो है वो वेरी करता जाएगा अगर आप सेम सोल्यूट रख के सोलवेंट चेंज करते जाओगे, ठीक है, और वो वेरी तब भी करेगा जब आप सेम सोलवेंट रख के अलग अलग सोल्यूट लेते जाओगे, दोनों केस में, क्योंकि सोल्यूट और सोलवेंट के बीच का इंटरेक्शन जो है वो KH कलेक्टिवली देता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है एलिमेंट P एंड Q form two type of non-volatile non-ionizable compounds PQ and PQ2 when 1 gram of PQ is dissolved in 50 gram of solvent A, delta TB was इतना। पहले बच्चों डेल्टा TB जो है वो होता है IKB इंटू M। क्या होता है? IKB इंटू M, ठीक है, सोलवेंट में मिलाया है, ठीक है। KB आपको दिया है A के लिए इतना, द मोलर मास है जो P एंड Q, ठीक है, सोलवेंट है A, तो सोलवेंट के लिए KB की वैल्यू दे रखी है। डेल्टा TB इसके लिए कितना दिया है? 1.176 केल्विन इज इक्वल टू I। किसके लिए? पहले किसके लिए दिया? 1 ग्राम ऑफ PQ। अब PQ बोलता है टूटता उठता नहीं है, तो I की वैल्यू तो 1 ही रख लो। KB कितना हो जाएगा इसके लिए? 5 हो जाएगा, 5 केल्विन kg पर मोल, ठीक है, इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकालोगे? PQ की मोलैलिटी कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ PQ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूं पहले बच्चों, मोल्स ऑफ PQ डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 50 ग्राम। तो इसको किलो में बदलोगे तो डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आई? तो एक इक्वेशन तो बन गई ये। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे क्या कर सकते हैं। फिर क्या बोलता है? डेल्टा TB वाज इतना, ठीक है। फिर बोलता है when 1 gram of PQ2 is dissolved in 50 gram of solvent, delta TB was इतना, यानी कि डेल्टा TB यानी 0.689 आया है इस बार डेल्टा TB। स्टिल I तो 1 ही है, KB 5 ही होगा, इनटू मोलैलिटी, मोल्स ऑफ PQ2 आ जाएगा इस बार, मोल्स ऑफ PQ2 डिवाइडेड बाई कितने ग्राम में? 50 ग्राम में ही मिलाया है, तो 50 इंटू 1000 ऐसा आ जाएगा, 50 इंटू 1000 है ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो जरा आप इसके लिए सोल्व करिए। आपको पूछा है कि मोलर मास चाहिए आपको P और Q का, P और Q का आपको मोलर मास चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कौन था सोल्यूट? कौन था? PQ था। यहाँ पे सोल्यूट कौन था? PQ2 था, ठीक है। जरा मल्टीप्लाई करिए तो इसको मोल्स ऑफ PQ लेके आइए। मोल्स ऑफ PQ जो है वो क्या होगा? मोल्स ऑफ PQ देखिए, मैं थोड़ा KLC की मदद ले लेता हूँ सोल्व करने में। मोल्स ऑफ PQ विल बी व्हाट? ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 1.176 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 1000, तो आ गया 0.01176। ये आ गए मोल्स ऑफ PQ। मोल्स ऑफ PQ को लिख दूं, वेट ऑफ PQ 1 है डिवाइडेड बाई मोलर वेट ऑफ PQ। मोलर वेट ऑफ PQ क्या होगा? मोलर वेट ऑफ P प्लस मोलर वेट ऑफ Q। ये किसके बराबर आया है? 0.01176। तो यहाँ से P प्लस Q यानी वेट ऑफ P प्लस वेट ऑफ Q विल बी वोट कितना आएगा? आएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.01176, इट इज 85, इट इज 85 है, ठीक है।
अब सेम चीज उसके लिए सोल्व कर लीजिए, इसके लिए सोल्व करोगे तो देखो 0.689 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो यहाँ से मोल्स ऑफ PQ ये कितना आया 6.89। इतना ज़्यादा कैसे आया भाई? हेलो 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 689 नहीं 0.689 था ना, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000 और होगा तो आ जाएगा 0.00689। और मोल कैसे लिखोगे? PQ2 था, सॉरी, ठीक है, मोल कैसे लिखोगे? मास कितना है PQ2 का 1 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास क्या होगा? P का मास प्लस 2 इंटू Q का मास, इट इज इक्वल टू 0.00689। तो यहाँ से P प्लस 2Q का मास कितना आ जाएगा? इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 0.00689 दैट इज 145। दूसरा इक्वेशन क्या था अपने पास? P प्लस Q ये कितना था? ये 85 था। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ से सिर्फ Q बचेगा और ये कितना आ जाएगा? 45 और 15 कितना? 60 आ जाएगा। तो Q का मोलर मास कितना आया? 60। Q का 60 आ गया तो यहाँ से P का मोलर मास कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो P 25 एंड Q इज 60। 25 और 60, P एंड Q 25 एंड 60 ये आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है यार। देखो कैलकुलेशन तो मुश्किल पूछ रहा है, आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन का आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेशन का आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा पड़ेगा, ठीक है। 80 Kelvin 2 moles of liquid A and 3 moles of liquid B are mixed, ठीक है। The vapor pressure of ideal solution formed is 320 mm of Hg। देखो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? 320 इज इक्वल टू P नोट A। P नोट A दिया हुआ है क्या आपको? ये तो पूछ रहा है वेपर प्रेशर इन mm of Hg, ठीक है। P नोट A नहीं दिया हुआ तो इसको P नोट A इंटू एक्स से 2 मोल A के 3 मोल B के, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1 का 2/3 और 2 5 प्लस P नोट B 3 मोल B के 5 मोल टोटल। एक इक्वेशन तो आई है। फिर बोलता था वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म इज इतना, ठीक है। एट दिस स्टेज 1 मोल ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B आर एडेड। एक एक मोल दोनों के ऐड किए हैं तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे? इसके 3 और इसके 4, यानी टोटल मोल हो जाएंगे 7। तो बोलता है कि वेपर प्रेशर अब हो गया 328.6। ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा P नोट A, इसका 1 मोल ऐड कर दिया तो 3 डिवाइडेड बाई टोटल मोल हो गए 7 प्लस इसका भी 1 मोल और ऐड कर दिया P नोट B, 3 की जगह 4 आ जाएगा, टोटल मोल हो जाएंगे 7, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आई हैं, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे? जरा इसको इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों तो आएगा 2 P नोट A प्लस 3 P नोट B विल बी इक्वल टू ये 3200 और ये हो जाएगा 1600। 5 से मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है। फिर इसको जरा 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 3 P नोट A प्लस 4 P नोट B इज इक्वल टू कितना? 7 से मल्टीप्लाई करो जी, 7 से 7 6 42 2 4 8 7 56 और 4 60 6, ठीक है। 7 2 14 और 6 20 0 2 7 3 21 और 2 23, ऐसा आ जाएगा क्या? 2300 आ जाएगा क्या? 7 21, ठीक है, 2300.2 ऐसा आ जाएगा करीब करीब, ठीक है। तो कौन सा आंसर बैठेगा भाई? ठीक है, कौन सा करें? इसमें से जरा इसको बिठा दो तो आ गया P नोट A प्लस P नोट B इज इक्वल टू 1600 और 400 और 300 700, ऐसा आ जाएगा। इसमें से इसको बिठा दिया, लाइक 2 - 1 किया मैं, ठीक है, 2 - 1 किया तो ये आया, ठीक है। तो P नोट A प्लस P नोट B 700, दोनों को ऐड करोगे तो 700 आना चाहिए, 700 500 और 200 700, इसी में आ रहा है, ठीक है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। रख के देख भी सकते हो, ठीक है। 2 इंटू P नोट यानी ये 1000, 3 इंटू ये 3 2 600। चलिए भाई ये डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोलता है।
बोलता है solution is prepared by dissolving 0.3 gram of a non-volatile non-electrolyte solute A of molar mass this and 0.9 gram of a non-volatile non-electrolyte solute B of molar mass this in 100 ml H2O 27 degree osmotic pressure of solution is। प्यारे बच्चों osmotic pressure of solution pi is equal to होता है ICRT, पाई इज इक्वल टू होता है ICRT, आई होता है वॉन्ट हाफ फैक्टर, लेकिन यहाँ पे तो दोनों के दोनों ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी दोनों के दोनों ही टूटेंगे ही नहीं, तो आई की वैल्यू दोनों के लिए ही 1 होगी, तो आई की वैल्यू मैं 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से पाई इज इक्वल टू होगा C1RT प्लस दूसरे के लिए C2RT, इसकी कंसंट्रेशन कुछ लेट से C2 है। प्यारे बच्चों RT यहाँ से कॉमन आ जाएगा, RT यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आपको आंसर ATM में चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे C1 प्लस C2 लिख देंगे। क्या बोलता है सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.3 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल, 0.3 ग्राम, इसके मोल निकालो, डिवाइडेड बाय मोलर मास करोगे, मोलर मास कितना दिया है प्यारे बच्चों इसका 60, ये तो हो गए मोल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना दिया है, दोनों को 100 ml में मिलाया है, यानी वॉल्यूम कितना 0.1 लीटर, वॉल्यूम कितना 0.1 लीटर, ये आ गया C1 प्लस दूसरा देखो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ही है दूसरा 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास कितना प्यारे बच्चों, मोलर मास कितना 180 इंटू वॉल्यूम कितना प्यारे बच्चों, वॉल्यूम अगेन 100 ml में ही मिला है, यानी 0.1 ही है, तो यही क्या ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको जरा सोल्व के लिए आर की वैल्यू कितनी 0.082 इनटू टेम्परेचर की वैल्यू कितनी बोलता है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी प्लस 273 करोगे तो आएगा 300 केल्विन इनटू दिस का क्या होगा बेटा 3 डिवाइडेड बाई 60 हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 60, ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई 180, 9 डिवाइडेड बाई 180 भी कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, यानी 6 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 60, ये आ जाएगा। अच्छा इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो करीब करीब 24.6 आता है ना, 24.6 आता है, और ये 1/10 है, तो 24.6 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो 2.46 आ जाएगा ATM में। कौन सा ऑप्शन ऐसा बोलता है, ऑप्शन नंबर बी ऐसा बोलता है। देखो ऐसी बात नहीं है सारे क्वेश्चन ही मुश्किल है, इसमें कैलकुलेशन आसान भी आई है, तो थोड़ा सा किस्मत वाला फंडा भी है भैया कि आप कौन से शिफ्ट में जा रहे हो कौन सा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एक्चुअली बीच में लाइट चली गई थी, रिकॉर्डिंग रुक गई थी। बोलता है W ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सोल्यूट ऑफ मोलर मास m ग्राम पर मोल डिजोल इन 100 ml ऑफ वाटर, 100 ml वाटर में डिजोल किया जाता है कोई सॉलिड सोल्यूट, तो भाई वेपर प्रेशर भी कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा, ये सारी चीजें होंगी। डिक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम इतने से इतने, ठीक है प्यारे बच्चों वाटर का वेपर प्रेशर देखो डिक्रीज हो गया, तो अपन RLVP लिख सकते हैं क्या, RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना P नोट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नोट इज इक्वल टू होता है IX सोल्यूट, यही तो होता है I इंटू एक्स सोल्यूट, ठीक है बिल्कुल यही होता है, तो ये कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 640, यानी 10 से 10 हट गया, 4 डिवाइडेड बाई 64, यानी आ गया 1/16, 1/16 इज इक्वल टू I इंटू एक्स सोल्यूट I इंटू एक्स सोल्यूट, तो एक इक्वेशन तो बनी, ये किसको लेके बनी है, ये प्यारे बच्चों वेपर प्रेशर वाले डेटा को लेके बनी है। फिर बोलता है एक्वस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 375 हो गया। अच्छा नॉर्मली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आया है, ठीक है कितना 2 केल्विन का, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है डेल्टा TB इज इक्वल टू आई KB इंटू एम, आई की जगह आई रख दिया जाए, KB की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है, ठीक है KB की वैल्यू कितनी दी है एम सॉरी KB की वैल्यू जो है वो दे रखी है 0.52, आई KB इंटू मोलैलिटी ये रख दिया मैंने मोलैलिटी, ठीक है मोलैलिटी निकाल भी सकते हो, मोलैलिटी कैसे निकालोगे, जी मोलैलिटी ऐसे निकालोगे मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी वेट अपॉन मोलर वेट डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम है ये, ठीक है डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया जाए, तो ये आ गया केजी में, ठीक है ये आ गया
kg में, तो ये मोलैलिटी आ गई। यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या बात करना चाह रहे हैं, 2 इज इक्वल टू आई इंटू 0.52 इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एम। ये 1/10 हो गया, 1/10 इस तरफ मल्टीप्लाई होगा 1/10, ये 0.2 हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, हो जाएगा 26, ठीक है, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2.6 इंटू एम बट्टे डब्ल्यू इज इक्वल टू आई आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से आपको क्या चाहिए, एक्स सोल्यूट चाहिए, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या रख दोगे, यहाँ से आई की वैल्यू रख दोगे 1/16 एक्स सोल्यूट। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/16 एक्स सोल्यूट। तो यहाँ से एक्स सोल्यूट की वैल्यू आ जाएगी क्या, एक्स सोल्यूट की वैल्यू आ जाएगी क्या, एक्स सोल्यूट। यहाँ से जरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की वैल्यू निकालिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, इसको इस तरफ भेज दो तो आ जाएगा 2.6 डिवाइडेड बाई 16 इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एम, ऐसा आ जाएगा। 2.6 डिवाइडेड बाई 16 इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एम, तो ऐसा कौन सा 2.6 डिवाइडेड बाई 16 इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एम। अरे भाई भाई भाई, ये और 2 से काट दो भाई, और 2 से काट दिया जाए, एक्स सोल्यूट कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे तो ये हो जाएगा 1.3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू वेट अपॉन मोलर वेट, ऐसा है 1.3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू वेट अपॉन मोलर वेट, ठीक है, ये आएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई, सिंपल सा क्वेश्चन है, इधर उधर डेटा आपको घुमाना है बस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है प्यारे बच्चों, टू लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 320 केल्विन, the vapor pressure of the solution containing 3 moles of A and 1 mole of B is 500 mmHg. At the same temperature, if 1 mole of B, 1 mole of A is further added, ठीक है, ऐसे बोलता है 3 मोल A के हैं और 1 मोल B का है, 500 है वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, P नोट A इंटू एक्स से कितना 3 मोल डिवाइडेड बाई 4 मोल टोटल, प्लस P नोट B एक्स भी कितना हो जाएगा 1 मोल B टोटल 4 मोल, ऐसा हो जाएगा। बोलते सेम टेम्परेचर पे ना 1 मोल फर्दर ऐड किया है, तो टोटल मोल 4 की बजाय कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। वेपर प्रेशर बोलता है डिक्रीज कर गया 200 से, यानी अब 480 हो गया वेपर प्रेशर, तो ये हो जाए कितना P नोट A इंटू एक्स से, देखो एक्स से एक के मोल पहले 3 थे, अब एक और ऐड कर दिया ना, तो एक का मोल 4 हो जाएंगे, टोटल मोल 5 है, प्लस P नोट B एक के मोल कितने, एक के मोल बी के मोल, सॉरी बी के मोल तो एक ही है अभी भी, टोटल मोल कितने हैं 5, ऐसा हो जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन तो हमने दूसरी शिफ्ट में भी देखा है, इसको जरा सोल्व करेंगे, 4 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 पी नोट ए प्लस पी नोट बी इक्वल्स टू 4 उस तरफ जाएगा तो इट विल बी 2000, दिस इज इक्वेशन 1। नाउ 5 को उस तरफ भेज दीजिए तो आ जाएगा 4 पी नोट ए प्लस पी नोट बी विल बी वोट, 5 को उस तरफ भेज दीजिए, अगर वो 500 होता तो ये 2500 हो जाता, लेकिन वहां पे 20 कम है, तो वहां से 20 से 5 100 कम हो जाएगा, यानी 2400 ही हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अगर मैं घटा दूं तो देखो दिस माइनस दिस करूंगा तो पी नोट ए बचेगा, प्यारे बच्चों पी नोट बी तो हट जाएगा और ये आ जाएगा 400, तो पी नोट ए कितना आ गया 400, पी नोट ए अगर 400 आ गया तो यहाँ से पी नोट भी कितना आ जाएगा, देखो 4 चौक 16 और पी नोट भी कितना आ जाएगा 2400 माइनस 1600, यानी ये आ जाएगा 800, पी नोट भी कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा, यही तो हुआ 800 mmHg, ठीक है। तो ये बात समझ में आई हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना ही क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों हम 2026 जेई मेन 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए सारे क्वेश्चन लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर से जो सारे हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं।
आई होप कि अप्रैल अटेम्प्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मोर और लेस आप देख सकते हो कि क्वेश्चन वेपर प्रेशर भी आया है, डिप्रेशन सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी आया है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी आया है। इसके अलावा आइडियल नॉन आइडियल से भी चीज़ें पूछी गई है, ग्राफ भी पूछा था आपको पॉजिटिव डेविएशन का। तो मोर और लेस हमें आइडिया लगता है कि चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़फुल है, तो हम उनको वापस से एक बार रिवाइज करें, दैट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर अप्रैल अटेम्प्ट। सो आई होप आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी, और आप कमेंट्स कर सकते हैं आपको कैसी वीडियो चाहिए। चलिए बाय बाय, शब्बा खैर, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।